स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। तो यह है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। हमने आपको वीडियो क्लास के माध्यम से कंपोनेंट ऑफ फूड के 6 टाइप पे लगभग चर्चा कर लिया था, जिसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का वीडियो दे दिया, प्रोटीन का वीडियो दे दिया, फैट का वीडियो दे दिया, विटामिन के वीडियो दे दिए। हमने आपके साथ चर्चा किया था मिनरल्स बचा हुआ है, मिनरल्स के वीडियो आपके कल होंगे। और उसके बाद जो है पूरा ये चैप्टर हम आपके साथ आज ओवरव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके पूरी चीज़ों को देखते हैं और जो एनसीईआरटी में दिया गया है एक नज़र में पढ़ लेते हैं। हमने सारी टॉपिक पे चर्चा कर ली थी, तो चलिए देखते हैं क्या क्या छूटा हुआ है। कह रहा है पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, क्लास 5 की बात कर रहा है, कुछ खाद्य पदार्थों की सूची बनाए थे जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न तरह के व्यंजनों के भी हमने बताया था और मानचित्र में अंकित किया था। ऐसा क्लास 5 वाली बुक में आपके साथ किया गया था। ठीक है, कह रहा है इसी प्रकार भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरी तरफ चावल, सांभर और भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन जैसे अपम, मछली और सब्जियां भी हो सकती हैं, ऐसा कि हमने चर्चा में पिछले क्लास में ऐड किया था। कह रहा क्रियाकलाप आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन होता है जो दूसरे खाद्य पदार्थों, ठीक है, दूसरे खाद्य पदार्थों, ये कहाँ चला गया, हाँ, खाद्य पदार्थों जैसे दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, दही आप जानते हैं दूध से बनाया जाता है, उसी से मट्ठा बनाया जाता है, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। इस सूची को हम इस प्रकार व्यंजन से जोड़िए कि सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, अभी सारणी मैं आपको पूरा करा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह यूपीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए सीटेट, बेसिकली सीटेट, यूपीटेट, यस टेट, इन सबको ध्यान में रख करके सभी एनसीईआरटी की क्लासेस हो रही। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्लासेस भी हम आपके साथ करवाएंगे। सीटेट का एग्जाम आपका जुलाई में है, उसके पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साइंस का पोर्शन 6 to 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा मई के लास्ट तक। और उसके बाद जून भर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के उसके भी करने वाले हैं। साइंस का पूरा पोर्शन हम आपके साथ कवर करने वाले हैं, और मैथ जो है आप कहीं से तैयारी कर ही रहेंगे। हिंदी का भी वीडियो हम आपके साथ करवाएंगे, और उस समय मौका मिलेगा तो हम आपके साथ पूरे 5 सब्जेक्ट के भी करवाएंगे। बहरहाल अभी साइंस पे पूरा फोकस है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अगला पार्ट आप यहाँ देखिए, कह रहा कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुओं इन प्रकार के व्यंजनों को नहीं ले पाते, यदि हम मात्रा में हो तब कम खा लेते हैं और रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजनों को हर समय खा सकें। भाई, व्यंजन अच्छे होने के पीछे जेब अच्छी होनी चाहिए। कहानी है कि पेट भरने के लिए हमें चावल चाहिए, लेकिन अगर स्वादिष्ट भोजन करना है तो उसके लिए जेब भरी होनी चाहिए। और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ पोषक युक्त भोजन करना है तो आपके साथ साथ आपको ज्ञान भी होना चाहिए और जेब भी भरी होनी चाहिए, ताकि आप पोषक युक्त भोजन कर सकें। तो कह रहा है अब इतनी महंगाई है, आप मार्केट में निकलिए तो पता चला 100-200 कैसे चले जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। हर आदमी चाह रहा है कैसे पेट भर जाए, और कोई पोषक तत्वों से ज़्यादा, मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कि क्वांटिटी बेस्ड, एक होता है क्वालिटी बेस्ड। तो क्वालिटी बेस्ड चीज़ें हर वक्त महंगी होंगी और क्वांटिटी बेस्ड चीज़ें सस्ती होंगी। चूँकि गरीबी में क्वांटिटी बेस्ड चीज़ें ही प्रेफर की जाती हैं ताकि जो है सबके लिए हो सके। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। तो कह रहा है वही बात यहाँ पर हो रही है कि व्यंजन संभव नहीं, चूँकि क्लास 6 की एनसीईआरटी छोटे बच्चों को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। ठीक है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विविध प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तब आगे देखिए, कह रहा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें क्या होता है। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग जो खाते हैं, चाहे वो चावल है, दाल है, सब्जी है, जो है रोटी है, चपाती है, सांभर है, जो भी खाते हैं, चाहे फल है, तो उसमें ऐसा कौन सा विशेष तत्व होता है उसकी बात करना है। देखिए यहाँ दिया गया, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कोई भी पदार्थ बनेगा तो कच्ची सामग्री से ही बनेगा, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? क्लास 5 में पढ़े थे, भोजन हमें जो है जंतुओं से और पादप से प्राप्त होते हैं। तो कह रहा जंतुओं या पादपों से मिलते हैं।
इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमने कल आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि हमें पोषण पोषण मतलब भोजन भोजन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और ये पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से अब आपका जो वीडियो है सब प्रिपेयर हो चुका है। किस पे? कार्बोहाइड्रेट का वीडियो अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सीटेट में पेपर आए हैं, सीटेट में या यूपीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, तो जितने भी पेपर में अभी तक पीसीएस के प्रश्न बने हैं हमने लगभग सब आपको करा दिया, कॉन्सेप्ट वाइज कराया है। एक एक वीडियो अलग अलग है, जरूर देखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस फाउंडेशन करके आपका जो है प्लेलिस्ट है, उसमें एनसीईआरटी की सभी क्लासेस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये तीन चीज़ें हो गई, विटामिन, ये चारों चीज़ों के वीडियो हम आपको दे चुके हैं। खनिज लवण का वीडियो नहीं दिए, मैंने आपसे कहा था पीडीएफ बना करके विटामिन का पूरा टेबल और खनिज लवण का पूरा टेबल मैं आपको उसके माध्यम से दे दूंगा। किसके माध्यम से? पीडीएफ के माध्यम से। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश मतलब फाइबर्स, इसका मतलब क्या होता है? फाइबर्स। हम लोग फाइबर्स भी खाते हैं, रेशेदार सब्जियां खाते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, तो ये रेशेदार में आ जाते हैं, तो इनको भी शामिल करते हैं। सलाद वाले जो आइटम होते हैं वो भी, ये हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। और जल भी। तो 6 प्रकार के तत्व, 6 के बारे में हमने वीडियो में चर्चा कर लिया है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक तत्व होते हैं? क्या अगर हम कोई एक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, मान लो रोटी खा रहे हैं, तो पूछ रहा है क्या सभी पोषक तत्व उसमें मिल जाएंगे? प्रश्न है। तो कह रहा है कि कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण से आसानी से अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों के माध्यम से करिएगा। मैंने आपसे कहा था कि जो प्रयोग करना है, प्रयोगशाला वाली बात है, एनसीईआरटी में हम आपको दिखाएंगे। प्रयोग कैसे करेंगे देखिए, आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है इसका परीक्षण करने के लिए इन परीक्षणों को, अब ध्यान से देखिएगा सीटेट वाले, कह रहा है इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, क्या क्या लेना है? आयोडीन लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, कास्टिक सोडा बिलियनों की आवश्यकता होगी, यानी 3 प्रकार के बिलियन चाहिए। आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए। आपको कुछ परखनलियों तथा ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ड्रॉपर आपके लैब में मिल जाता है, तो ड्रॉपर और कुछ परखनलियों की आपकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तत्व याद रखिएगा कौन कौन सा? आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है और कास्टिक सोडा है, 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1-2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आपका परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए। कह रहा जो आप परीक्षण कर रहे हैं तो लैब में से परीक्षण करिए, टेस्ट मत करिए कि देखिए क्या है, टेस्ट करिए, टेस्ट मत करिए कि पता चला कि कैसा है, इसका स्वाद कैसा, तो स्वाद मत लीजिए। स्वाद लेने के चक्कर में हो सकता है जहरीला पदार्थ हो, आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है। कह रहा है यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अपने अध्यापक को निम्न विधियों द्वारा तैयार करा सकते हैं। अब विलयन कैसे तैयार करना है ये देखिए यहाँ पे। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। अब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है और यह परीक्षण आपके पेपर में सीटेट वालों पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, मैंने वीडियो में आपको बताया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। हमारे शरीर भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च, ये पॉलीसेक्राइड है, शर्करा डाइसेक्राइड के रूप में उपलब्ध होते हैं। मैंने आपसे बताया था सुक्रोज कब बनेगा, ग्लूकोज कब बनेगा, गलेक्टोज कब बनेगा, इसके बारे में मैंने आपसे बता दिया था। ठीक है, अभी मैं परीक्षण आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर मंड है तो उसका परीक्षण आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये प्रश्न आपका रुका हुआ है, ऊपर क्रियाकलाप देखिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। अगर आयोडीन का अगर सोल्यूशन बनाना है तो टिंचर आयोडीन जो मिला हुआ है, आपको जो सोल्यूशन आया है उसका आपको डाइल्यूट फॉर्म बनाना है। तो आप क्या काम करिए, जल से भरी आधी परखनली मान लेते हैं कि अगर आपका
25 ml की है तो इसको 12.5 ml आधी परगनली भर लीजिए और इसमें कुछ बूंद जो है टिंचर आयोडीन का मिला दीजिए, जिससे आयोडीन का विलयन आपके पास तैयार हो जाएगा। मेरी बात ऐसे समझिए, अगर जैसे छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं रही हैं, आप लोग बड़े लोग हैं तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर छोटे बच्चे होते तो उनको हम लोग कैसे बताते हैं, डिटॉल के माध्यम से बताते हैं। डिटॉल लीजिए और 1 बाल्टी पानी में 4 बूंद डिटॉल डाल दीजिए, डिटॉल की महक आएगी, तो वो डाइल्यूट फॉर्म में हो गया। लेकिन डाइल्यूट का मतलब आप सब जानते हैं कि जब परगनली में हम पानी लेंगे तो उसमें कुछ आयोडीन की जब बूंदें डालेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो बार बार उसे डाइल्यूट कर लेंगे जिससे उसका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन को 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बना सकते हैं। कह रहा 100 ml पानी ले लीजिए, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दीजिए और कॉपर सल्फेट घुल जाएगा, और जब घुल जाएगा तो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो गया। सोल्यूशन कैसे तैयार करना है इसकी बात हो रहा है। आपको 3 चीज़ें लेना था, आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और कास्टिक सोडा लेना था। आगे कह रहा है कि 100 ml मतलब 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यानी 100 ग्राम का जो है 100 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा जोड़ दीजिए और इसे घोलने से कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा, जो आपके लिए तीसरा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब मंड का परीक्षण करिए। मंड का परीक्षण कैसे होता है, पेपर में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। कोई खाद्य पदार्थ लीजिए, मान लीजिए ब्रेड ले लिए, अब उसको ले लिए, इसमें टन आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। आयोडीन का विलयन लीजिए और उसमें 2 या 3 बूंद डाल दीजिए। आयोडीन के विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। टन आयोडीन है यानी जो सोल्यूशन आपने बना रखा उसकी बात हो रही। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जा गया है। कह रहा को खाने वाला पदार्थ जो ब्रेड आप लिए थे उसको देखिए कि क्या वो डार्क नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला मंड की उपस्थिति के कारण ही हुआ है। अगर ये नीला या काला हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्टार्च अवेलेबल है। ठीक कर लेंगे, आगे आइए। कह रहा है इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। अब मान लीजिए पहली बार ब्रेड लिए थे, दूसरी बार मान लीजिए अगर आपको लेना है तो कोई और खाद्य पदार्थ ले लीजिए। मान लीजिए आलू ले लीजिए, आलू पे कर लीजिए। आलू के बाद अगर इच्छा कर रही तो और उसको ले लीजिए, सेब ले लीजिए उस पर कर लीजिए, केला ले लीजिए उस पर कर लीजिए। मतलब बार बार किसी तत्व को, चावल ले लीजिए उस पर कर लीजिए, बार बार तत्व बदलते जाइए और इस परीक्षण को करते जाइए। अगर बार बार आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो है क्या है, इसका अर्थ ये निकलता है कि आपके खाद्य पदार्थ में स्टार्च यानी मंड अवेलेबल है, जो कि एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है। अब आपने इसके बारे में, मंड के बारे में पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, प्रैक्टिकल में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बना करके हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी करवाएंगे, लेकिन वो अभी पहले पूरी एनसीईआरटी को एक बार डिटेल से पढ़ लें। इस बार की प्लानिंग एक 30 में 30 आपको साइंस में हम मतलब मैच करा देंगे क्लास से कि ये सब 30 के 30 मिल गए। आगे आइए, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं देखिए। कह रहा प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, थोड़ी मात्रा लीजिए, कम मात्रा ले लीजिए। किसकी, तो इसके खाद्य पदार्थ की कम मात्रा लीजिए, किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है, खाद्य पदार्थ जिसका परीक्षण कर रहे हैं अगर वह ठोस है तो इससे पहले उसको पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। पहले उसका पेस्ट बना लीजिए या चूर्ण बना लीजिए, तोड़ करके उसको मतलब पीस दीजिए। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर चूर्ण को साफ परगनली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डाल दीजिए। यानी जब उसको पीस करके डालेंगे तो पाउडर के रूप में आ गया, उसमें 10-15 बूंद क्या डाल दीजिए, जल डाल दीजिए और अच्छी तरह से उसे हिला दीजिए। क्या होगा, अब ड्रॉपर की सहायता से परगनली से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन या 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। कह रहा है 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाल दीजिए या 10 बूंद किसको डाल दीजिए, कास्टिक सोडा का जो विलयन आपने तैयार किया है। ड्रॉपर है, ड्रॉपर से एक बूंद करके आप डाल दीजिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परगनली में रख दीजिए। परगनली को पकड़िए और उसको चिमटी से पकड़िएगा और उसके बाद आराम से उसको हिलाइए, हिला करके कुछ देर के लिए रख दीजिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनटों के लिए परगनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परगनली का पदार्थ जो पदार्थ है बैगनी रंग का हो गया। आप देखिए काला हो रहा था या डार्क नीला हो रहा था,
तो स्टार्च था। बैंगनी हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है। कौन उपस्थित है? प्रोटीन उपस्थित है। अब इसका परीक्षण आप किस पे कर सकते हैं? मैंने उस दिन बताया था, दाल ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, ठीक है, दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, उसमें कर सकते हैं चूँकि उसमें प्रोटीन पाई जाती है। मक्का ले सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, गेहूँ भी ले सकते हैं। अब आप इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ में, मतलब जितने हमने पदार्थ लिए, बारी बारी से दोहराइए। अगर आपको ऐसा दिखता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पूछ रहा हूँ मैं, शुगर नहीं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखें कितना आपने इसको प्रिपेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, वसा का परीक्षण करते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ ले लीजिए, जैसे घी ले लीजिए, डालडा ले लीजिए, रिफाइन ले लीजिए, जो भी तेल है उसको ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, सनफ्लावर, मतलब कोई भी ऑयल या घी ले लीजिए। इसे एक कागज़ के टुकड़े से लपेट कर कूटिए। अब खाद्य पदार्थ पहले, अच्छा खाद्य पदार्थ की बात हो रही, तो कोई खाने वाला पदार्थ जैसे मूंगफली ले लीजिए, ठीक है। अब उसको कूट दीजिए। कूटने का मतलब उसे पीस करके एकदम छोटा छोटा कर दीजिए। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, देखिए ध्यान रखें, कागज़ फट ना जाए। जब फटेगा बाहर फैल जाएगा, इसलिए पन्नी में रख के धीरे धीरे कूटे तो फैलेगा नहीं। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? आप मूंगफली को लेकर के इसे कूचिए, पेपर में रख करके देखिए, कुछ देर बाद वहाँ तेल के धब्बे दिखाई देंगे। ऋण ले लीजिए, उसको कूचिए, तेल के धब्बे दिखाई देंगे। क्या नाम है इसके, सरसों ले लिए, कूटिए तो तेल, वहाँ तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कागज़ को इस प्रकार प्रकाश में सामने लाइए। क्या आपको कुछ धुंधला होकर के प्रकाश दिखाई पड़ता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कह रहा है जो तेल का धब्बा लग जा रहा है वो क्या बता रहा है? तेल, यहाँ पे खाद्य पदार्थों में तेल की उपस्थिति है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा होती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यह परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन और मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका पर आपने परीक्षण किया है? क्या खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित हैं? हमने 3 पोषक तत्वों का परीक्षण किया, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, और हमने तीनों टॉपिक आपको पढ़ा दिए। विटामिन्स और मिनरल्स का टेबल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे संडे तक। संडे को विटामिन्स मिनरल का टेबल प्रोवाइड करा देंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट होने चल रहा है। विटामिन तथा खनिज जैसे अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इनके हमें इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये बात मैंने शुरुआत में ही आपको बताई थी, ठीक। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, ये बात भी हमने आपको बताई थी। वास्तविकता यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में समान हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी हमने आपको बताया था। वसा और, ठीक है, मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और वसा के पाचन में 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ऐसा हमने आपको वीडियो वाले क्लास में करवाया है। फिर उसके बाद आते हैं, ये सभी देखिए सोर्सेस हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी हम कहते हैं, ठीक। ये भी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, ठीक। आगे आ जाइए। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे चना है, मूंग है, तूर है, राजमा है, ठीक है, ये सब चीज़ें लगाई गई। मछली है, अंडा है, पादप के स्रोत हैं, ठीक। कई चीज़ें और कुछ जंतु के स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। विटामिन्स, प्रोटीन युक्त भोजन क्या है? शरीर के वर्धक यानी शरीर के निर्माण, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन्स हमारी आँखों, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनके कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिनों का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इससे हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों
की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन आपके चित्र में दर्शाए गए हैं। देखिए विटामिन से भरे हुए भरपूर भोजन है। छोटे बच्चों को विटामिन जो है कहाँ से दिखाना पड़ता है, ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से दिखाते हैं छोटे बच्चों के लिए, ज़रूरी होता है छोटे बच्चों को कि डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाए, तो वही चीज़ें एनसीईआरटी में छपी हुई। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रहता, जिससे लोगों में विटामिन डी की क्या हो जा रही, कमी हो जा रही। इसके बारे में भी मैंने आपके साथ चर्चा किया था। ये देखिए सब खाने वाले पालक है, दूध है, अंडा है, मीट है, मछली, केला है, दूध, और उसके बाद यहाँ पे कौन है, ये देखिए राजमा है, अदरक है, पालक है। तो ये सब हमें विटामिन के इसमें से प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को भी दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 1 और 2 के परीक्षण को लिखते समय अवश्य देखा होगा। ठीक है, अब नीचे आइए। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे, जो रेशेदार चीज़ें हैं, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न यानी जो अंकुरित दाने हैं, दाल है, फल है, आलू हैं, सब्जियां इत्यादि। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकलने से हमारे शरीर में सहायता करते हैं। तो ये आपका जो है एक मुख्य हिस्सा कंप्लीट हुआ। आगे आइए। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा जल पीना चाहिए। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकलने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें इन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें जो पानी का प्रयोग किया जाता है, आइए देखें कि क्या अन्य स्रोत जल को प्रदान करते हैं। जैसे क्रियाकलाप देखिए, एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले लें, टमाटर ले लेते हैं या नींबू ले लेते हैं, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं, ज़रूर होते हैं, तो इसका मतलब कि उसमें पानी है। जब भी आपने घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्हीं से हो जाती है, यानी इन्हीं जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसे जल डालते हैं। अब एक टॉपिक और है, संतुलित आहार। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या होता है इसको देख लेते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में से सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमें शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना आवश्यकता से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार में संतुलित आहार होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की आहार की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? यह बात भी सही है कि हम जैसा काम करते हैं उसी हिसाब से हमारे डाइट होने चाहिए। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं
क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिक्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों का बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उसके बाद जो है उपलब्ध सब्जियां या इसी प्रकार के भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? अच्छी बात है। पहली यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? जरूर, पशुओं को भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, इसलिए बिना धुले ही खाया करिए, मतलब कम धुला करिए। हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इससे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाला कौन है? विटामिन सी है। क्या यह उचित नहीं कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, यानी फल खाएं और कच्ची सब्जियों को खाएं? बोझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः इसमें तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नहीं, निसंदेह नहीं। ठीक। अतः इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है? देखो, लालाजी हो जाएगा, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य भोजन। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर देता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे का सूजन होना, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 1 और 3 में दर्शाए गए। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में कितनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार के पोषक तत्वों का वितरण समान है। इस वितरण हमारे भोजन को आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो ये आपका पूरा टेबल था, ठीक है। अब विटामिन से यहाँ पे दी गई, विटामिन ए की कमी से क्या होता है?
छीड़ता यानी दृष्टिहीनता हो जाती है, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है, दुर्बल मांसपेशियाँ हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी रेकिट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी अस्थियां और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां, दंतक्षय हो जाना। आयोडीन घेघा, ग्वाइटर हो जाना। गर्दन तथा ग्रंथ का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना। लोहा, अरक्तता यानी कमजोरी का हो जाना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से सब हो गए, और कुछ ये जो हैं आपके की पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आपको इसका पीडीएफ भी बना करके इसकी क्लासेस आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल अभी ये आपकी क्लास है और इस क्लास को आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए, चैनल को विजिट करते रहिए। अगला चैप्टर हम लोग वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।